नमस्कार बच्चों, आज हम ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो बच्चों, पहले भाषा क्या है? भाषा जो मनुष्य बोलता है, तो मनुष्य बोलकर अपने मन के भावों को व्यक्त करता है और आवश्यकता पड़ने पर वह लिखकर भी अपने विचारों को स्पष्ट करता है। इन दोनों का मूल आधार भाषा ही है। और भाषा शब्द बच्चों भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। और मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है उसे भाषा कहते हैं। तो बच्चों, भाषा का बहुत महत्व है, क्योंकि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है और दूसरे के मन के भावों और विचारों को खुद समझता है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त करता है या भावों को आदान प्रदान करता है, मतलब एक दूसरे को बताता है। जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ तो आप सुन रहे हैं ना। हाँ, और कोई भी चीज यदि हम लिखते हैं तो लिखी हुई चीज को हम कैसे समझते हैं? पढ़कर। जो हम बोलते हैं उसे सुनकर समझेंगे और लिखी हुई चीज को हम पढ़कर समझते हैं। तो जो हम इस तरह से अपने विचारों का बोलकर और लिखकर हम विचारों को व्यक्त करते हैं, उन्हें सुनकर और पढ़कर हम समझते हैं। तो बच्चों, ये है भाषा। अब भाषा के दो रूप हैं, पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। तो जैसे मौखिक भाषा है मतलब ओरल, जो हम बोलते हैं, और लिखित भाषा है रिटन, जो हम लिखी हुई, मतलब जो हम लिखते हैं उसे कहते हैं लिखित भाषा। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो ये मौखिक भाषा है। लिखना जब आप अपनी नोटबुक में आप लिखोगे तो वो है लिखित भाषा। तो बच्चों, मौखिक भाषा है तो जब हम अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। कि जैसे जब हम टेलीफोन पर बात करना, ये क्या हुआ? मौखिक भाषा का उदाहरण हुआ। हम खड़े होकर कहीं भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, या आपस में दो दोस्त बातें कर रहे हैं, अभी मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, ये कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। और लिखित भाषा में जब हम अपने मन के विचारों को लिख कर व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि पत्र लेखन, हम पत्र लिखते हैं, लिखित भाषा हुई। हमारा एग्जाम होता है आपका, तो आप लिखते हैं, तो ये लिखित भाषा है। तो अब आपको मौखिक और लिखित भाषा का अंतर समझ में आ गया होगा। बोलकर व्यक्त करता है जब व्यक्ति अपने भावों को, तो वो भाषा होती है मौखिक, और जब व्यक्ति अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त करता है तो वो भाषा होती है लिखित भाषा। तो अब आपको समझ में आ गया मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों लिपि क्या है। मतलब जो हम बोल रहे हैं और वो लिख रहे हैं, वो क्या है? वो है लिपि। लिपि मतलब चिन्ह, स्क्रिप्ट। तो प्रत्येक भाषा की लिपि चिन्ह अलग अलग होते हैं। हर भाषा की बच्चों स्क्रिप्ट अलग होती है और उनके नाम है। जैसे हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा की स्क्रिप्ट क्या है? लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी किस उसमें लिखी जाती है? देवनागरी में। और अंग्रेजी भाषा की स्क्रिप्ट क्या है? रोमन। आप सब लिखते हैं ना, जो ABCD, ये कौन सा अक्षर? वो है रोमन है। और उसके बाद है जो पंजाबी भाषा है उसकी लिपि है गुरमुखी, और उर्दू भाषा की लिपि होती है फारसी। बच्चों, यहाँ देखिए कुछ मैंने ये चित्र दिखाए हैं, ये पुरानी, ये भी लिपि है, ये पुरानी लिपि है जो हमारे पहले ज़माने में जो हमें जैसे पत्थरों पे लिखे हुए ये चिन्ह प्राप्त हुए, तो ये हैं लिपि। इसी तरह लिपि होती है। हमारी हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। अब आगे हम बच्चों कुछ भाषाएं देखते हैं जिनकी लिपि, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, इन सब भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। पंजाबी भाषा की मैंने आपको बताया गुरमुखी है, उर्दू फारसी की फारसी है, अरबी की अरबी ही है, बंगला भाषा की लिपि बंगला ही है, रूसी की रूसी ही है, और अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश की है रोमन। तो ये है, हो गया
हमारी भाषा और उनकी लिपि। इसके अलावा बच्चों एक मातृभाषा भी होती है। मातृभाषा वह भाषा होती है जो बच्चा सबसे पहले सीखता है। जब बच्चा घर में जन्म लेता है तो सबसे पहले जो अपने घर में अपने माता पिता से जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे मैं मेरी मातृभाषा हिंदी है। जैसे कई लोग मराठी होते हैं तो उनकी मातृभाषा मराठी होती है, कई बंगाली हैं तो उनकी बंगला है, कई गुजराती हैं तो उनकी मातृभाषा गुजराती है। ऐसे सब मतलब जो जिनके घर में जो भाषा बोली जाती है वह उनकी मातृभाषा होती है। मातृभाषा के बाद हम बच्चों पढ़ते हैं भाषाएं हमारे भारत में कितनी है। तो भारत में क्योंकि हमारे भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि हिंदी है, संस्कृत है, पंजाबी है, उर्दू है, कश्मीरी है, बंगला, उड़िया, तेलुगु, असमिया, सिंधी, गुजराती, बोडो, डोंगरी, मैथिली, कन्नड़, संथाली, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली, फिर मलयालम, नेपाली, मराठी। इस प्रकार भारत में 22 कुल कितनी भाषा हो गई? 22 भाषाएं प्रचलित हैं। और संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। जो संस्कृत भाषा है हमारी सबसे पुरानी भाषा है संस्कृत, उससे ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। और 14 सितंबर 1949 में 1949 को हिंदी भाषा संविधान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भारत की राजभाषा स्वीकार की गई। इसीलिए देखिए बच्चों, हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। मनाया जाता है ना, कई विद्यालयों में तो एक पूरा वीक होता है हिंदी दिवस, एक सप्ताह मनाया जाता है। कई जगह पखवाड़ा होता है, उस दिन हिंदी के कई जगह कुछ प्रोग्राम होते हैं। पूरा सप्ताह भर हिंदी में सारी चीज़ें, जो हमारी कई प्रतियोगिताएं वगैरह होती हैं, तो 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और हिंदी हमारी राजभाषा है, क्योंकि बहुत सा जो ऑफिशियल वर्क है, जो हमारा ऑफिस में जो काम होता है वो हिंदी भाषा में होता है, इसलिए हिंदी हमारी राजभाषा है। अब बोली आया बच्चों। आप समझते भाषा और बोली। बच्चों, भाषा और बोली में बहुत अंतर है। भाषा जो होती है वो अलग है और बोली बिल्कुल उससे अलग होती है। तो बोली सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है और बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है, अर्थात स्थानीय व्यवहार में अल्प विकसित रूप से प्रयुक्त होने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता बच्चों, ये सब मतलब बोली सिर्फ बोली जाती है। अब जैसे हिंदी भाषा है, आप देखिए हिंदी एक भाषा है, उसकी कितनी सारी उपभाषाएं हैं। देखिए पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, और इन उपभाषाओं के कितनी बोलियां हैं। आप देखिए पूर्वी हिंदी की बोली है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी हमारी रामायण है वो अवधी में लिखी गई है, इसीलिए देखिए वो थोड़ी सी, हमको बच्चे कभी कभी क्वेश्चन भी करते हैं, टीचर ये कैसी हिंदी है, तो वो अवधी में लिखी गई है बच्चों है। और फिर राजस्थानी हिंदी, तो इसमें जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। फिर है पहाड़ी हिंदी, इसमें गढ़वाली, कुमाऊनी, हिमाचली। फिर पश्चिमी हिंदी में आती है खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी और ब्रज भाषा। इसके बाद बिहारी हिंदी, इसमें भोजपुरी, मैथिली और बंगाली। तो ये बोली हो गई है। बोली और भाषा में बहुत अंतर है, बोली अलग है और भाषा अलग है। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे कि व्याकरण। बोली के बाद आता है व्याकरण क्या है। तो देखिए बच्चों, जब हम कोई भी भाषा पढ़ते हैं तो भाषा पढ़ने के साथ हमें उसका व्याकरण, ग्रामर जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमको व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हम भाषा को शुद्ध रूप से न लिख सकते हैं न बोल सकते हैं। तो इसके लिए हमें व्याकरण को जानना बहुत जरूरी है। हर भाषा में, कोई भी भाषा हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो हिंदी हो या कोई अन्य भाषा हो, हमें ग्रामर का, उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा को शुद्ध लिखने, बोलने और पढ़ने का ज्ञान सीखा जाता है। शुद्ध लिखने के लिए व्याकरण को जानने की बहुत
आवश्यकता होती है। व्याकरण से भाषा को बोलना और लिखना आसान होता है और व्याकरण से हमें भाषा की शुद्धता का ज्ञान होता है। भाषा को प्रयोग करने के लिए हमें भाषा के नियमों को जानने की जरूरत है। इन्हीं नियमों की जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। बच्चों, बहुत ज़रूरी है ग्रामर का हमें ज्ञान होना, क्योंकि देखिए कि जिसको नहीं होता है या जो जैसे आप साउथ का कोई व्यक्ति है वो हिंदी बोलेगा तो देखिए कितनी अशुद्ध हिंदी बोलता है। उसमें लिंग वचन की हर जगह अशुद्धियाँ होती हैं। लड़का खा रही है, लड़का खा रही है, बोल रही है लड़की, बोल रहा है, मतलब वो इस तरह से अशुद्ध बोलते हैं देखिए, तो वो उससे क्या हमें पता चल जाता है तुरंत को इनको हिंदी नहीं आती है तो इसलिए व्याकरण का ज्ञान होना बच्चों बहुत जरूरी है। अब व्याकरण और भाषा में संबंध होता है। जो व्याकरण है, हमारी जो ग्रामर है, उसका भाषा से संबंध होता है, क्योंकि हम व्याकरण को सही जानेंगे, व्याकरण के रूप को, तभी हम भाषा को शुद्ध रूप से लिख पाएंगे, है ना। तो इसके व्याकरण के बाद ये कोई भी व्यक्ति व्याकरण को जाने बिना भाषा के शुद्ध रूप को नहीं सीख सकता। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो हम भाषा को शुद्ध न बोल सकते हैं न लिख सकते हैं। हम कई गलतियां कर देंगे, लिंग वचन कारक कई गलतियां हो जाती हैं बच्चों, अगर हमको ज्ञान नहीं होता। तो भाषा और व्याकरण का बहुत गहरा संबंध है। व्याकरण भाषा को उच्चारण, प्रयोग, अर्थों के प्रयोग के रूप में निश्चित करता है, मतलब उसका किस तरह प्रयोग करना है, उसका क्या अर्थ है, ये सब व्याकरण निश्चित करता है। और व्याकरण के अंग होते हैं 3। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। तो बच्चों, आज हमने भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ा। आपको सबको समझ में आ गया होगा कि भाषा क्या है, लिपि क्या है और व्याकरण क्या है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे व्याकरण के अंग का पहला भाग, वर्ण विचार। तब तक के लिए धन्यवाद।